वेलकम बैक। और यहाँ पर शुरुआत हो चुकी है हमारे ख़ास मुहिम की, शेयर बाज़ार सबका अधिकार, जहाँ पर हमारी कोशिश यही होती है कि लगभग 1 करोड़ लोगों को निवेश के डोर से जो है वो बांधा जाए। और इस मुहिम के ज़रिए हमारा मकसद यही है कि इक्विटी जैसे एसेट क्लास में आप सबकी भागीदारी अगर आपको बढ़ानी है या आपको प्रवेश करना है या कोई भी जुड़ा आपका सवाल हो इक्विटी बाज़ार से, तो उस सवाल का समाधान हम आपको देते हैं शो के ज़रिए। और इस शो में स्पेसिफिकली हमारा फोकस है कि म्यूचुअल फंड के ज़रिए आप कैसे शेयर बाज़ार से जुड़ सकते हैं, कैसे इक्विटी जैसी एसेट क्लास को अपने पोर्टफोलियो में जगह दे सकते हैं। और इसी कड़ी में हमारे साथ आज के मेहमान हैं अमोल जोशी, फाउंडर प्लान रूपी इन्वेस्टमेंट सर्विसेज। अमोल, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस बेहद खास पेशकश में, जहाँ पर बाज़ार से जोड़ने की जो हमारी मुहिम है, शेयर बाज़ार सबका अधिकार, वहाँ पे हम दर्शकों के सवालों के जवाब देते हैं। और सवाल कैसे दर्शक पूछ सकते हैं, आपको बस अपना एक क्यूआर कोड है जो आपकी स्क्रीन पे फ्लैश होगा, इस क्यूआर कोड को आपको स्कैन करना है और अपने सवाल हमें व्हाट्सएप के ज़रिए जो है वो भेज देने हैं। और आपके लाइव सवालों के जवाब हम जो हैं वो शो में देने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ विकास हमारे दर्शक फ़ोन लाइन पर जुड़ गए हैं। नमस्कार या नमस्कार मैम। विकास जी, विकास आपको शर्मा मेरी बात कर रहा आवाज़ हूँ। आ रही है? जी जी, बोलिए हाँ, यस मैम, आवाज़ आ रही है। मैं विकास शर्मा बोलिए। बात कर रहा हूँ दिल्ली से। और मैंने 2-3 महीने पहले से मैंने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया है। तो हाँ आपके हाँ, शोज में रोज देखता हूँ और शोज देखकर ही मुझे काफी धन्यवाद। इंस्पिरेशन मिलती है। और थैंक यू जी मैम। तो मैं एक्चुअली अपने रिटायरमेंट के लिए मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ म्यूचुअल फंड में। और राइट नाउ माई एज इज 40 years, सो आई हैव 20 years एज ऑफ नाउ फॉर द रिटायरमेंट। तो मैं चाहता हूँ ओके। कि मतलब करीब 1.5 करोड़ मैं सेविंग करना चाहता हूँ अपने रिटायरमेंट के लिए। तो मैंने इसमें अलग अलग 10 फंड्स में इन्वेस्ट किया है, HDFC मिड कैप, मल्टी कैप, निपॉन लार्ज कैप, स्मॉल कैप। मैंने व्हाट्सएप पे जी आपको सारी डिटेल मैंने शेयर करी है। जी, फंड्स मेरे जिन पास जिन हैं फंड जिसमें में से मैंने 2 स्कीम्स आपकी एचडीएफसी की है, एक मिड कैप मल्टी कैप, आईसीआईसीआई की आपके पास मैन्युफैक्चरिंग ब्लू चिप बिजनेस साइकिल है, निपॉन की इंडिया, निपॉन का लार्ज कैप है, स्मॉल कैप है, इंडिया ग्रोथ है, एबीएसएल का पीएसयू इक्विटी है, मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप है। तो ये डिटेल्स और तो आपने मुझे दी हैं। पराग पारिक का हाँ, फ्लेक्सी पराग कैप है पारिक आपके फ्लेक्सी। पास। हाँ जी मैम। तो मुझे ठीक है। किसी में से इसमें किसी और फंड को ऐड करना है या इसमें से किसी को रिमूव करना है, वो मुझे जानना था। और LTCG टैक्स जो होते हैं मैम, जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स है, उससे अगर मुझे मतलब वो टैक्स से अगर मैं बच सकूं, ऐसा कोई ऑप्शन, तो वो मुझे जानना था। और इसमें से कोई रिमूव यार करना है, ऐड करना है, वो जानना था। उससे बचने का तो फिलहाल कोई उपाय है नहीं आपके पास, वो तो आपको देना पड़ेगा अगर आप इक्विटी बाजार में रहते हैं और म्यूचुअल फंड्स में भी आप रहते हैं और इक्विटी फंड लेते हैं। बहरहाल हम्म। यहाँ पर आपको कोई फंड और जोड़ना तो नहीं होगा, इनफैक्ट कम करने की ही सलाह शायद अमोल भी देना चाहते हैं। अमोल, बताइए, एक एक करके इनके सवालों पर आते हैं। तो फंड मिक्स में बहुत रेपिटेशन है देखिए, और साथ ही इन्होंने मैन्युफैक्चरिंग फ़ंड भी क्यों शामिल किया है मुझे नहीं पता, बट आप बताइए कहाँ से निकला जाए और कैसे इसको और डाइवर्सिफाई किया जाए। जी कविता, बिल्कुल। सबसे पहले मैं उस सवाल का जवाब देना चाहूंगा। आपने चूंकि उसमें ऑलरेडी आपका सजेशन दिया है कि एलटीसीजी से ये बच नहीं पाएंगे, एक छोटी सी बात जरूर है, आप अपनी टैक्स सलाहकार की भी सलाह जरूर ले। लेकिन सलाह यह है कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स फ्रॉम इक्विटी, शायद वो या तो वो इक्विटी म्यूचुअल फंड भी हो सकता है या इक्विटी शेयर्स भी हो सकता है, आपके लिए एग्जेम्प्ट है अप टू 1 लाख रुपीज पर पर्सन पर ईयर। तो सबसे पहली बात, इसमें 2-3 चीजें आपको जरूर ध्यान में रखनी पड़ेंगी। सबसे पहली बात यह है कि ये लॉन्ग टर्म हमने बात की, तो 1 साल से ज्यादा आपका इसमें निवेश का कालावधि होना चाहिए। आपने उस म्यूचुअल फंड में या उस इक्विटी शेयर में 1 साल से ज्यादा का समय निवेश में बिताया हुआ होना चाहिए, तभी वो लॉन्ग टर्म माना जाएगा, पहली बात। दूसरी बात, हम सिर्फ कैपिटल गेन की बात करें तो काफी दर्शक हमें ये पूछते हैं कि 1 लाख रुपए की राशि अगर मैं निकालूं तो टैक्स नहीं लगेगा, कहीं ये ऐसा है क्या? तो ये ऐसा नहीं है। एक क्षण के लिए आप सब्र करें कि आपने 4 लाख रुपया इन्वेस्ट किया था, वो 4 लाख रुपया 1 साल के बाद या कोई 1 साल से ज्यादा अवधि के बाद बढ़ के 5 लाख हो चुका है, तो उसमें 1 लाख रुपया आपका कैपिटल गेन है। तो अगर आप ये 5 लाख रुपए की पूरी राशि विड्रॉ या रिडीम करते हैं, तो आपका कैपिटल गेन 1 लाख रुपी पर पर्सन पर एनम आपका उसमें टैक्स का भुगतान नहीं करना पड़ेगा। ये टैक्स की आपको एक सुविधा है। और रही बात बचने की, 1 लाख से ज्यादा बच नहीं सकते, लेकिन आज हम ऐसे पड़ाव पे हैं, मार्च महीने में है,
बिल्कुल ही 2 हफ्ते के बाद में आप एक नए साल में प्रवेश करेंगे, तो आप कुछ अमाउंट अभी बेच सकते हैं और कुछ अमाउंट 1 अप्रैल के बाद से बेच सकते हैं। तो लगभग आपको 15-20 दिन के अंतराल के अंदर ही आप लगभग 2 लाख रुपए का कैपिटल गेन्स आपका एग्जेम्प्ट इसमें हो सकता है। काफी मेरे हिसाब से महत्वपूर्ण है अगर आप निकालने की बात करें तो। क्विकली, जैसा कि कविता आपने भी कहा, फंड्स में रिपीटेशन काफी ज्यादा है। सेम सेक्टर में स्मॉल कैप हो या मिड कैप हो, इसमें रिपीटेशन है। और दूसरी बात कि मैन्युफैक्चरिंग फंड, जैसे कि कोई सेक्टरल या थीमेटिक फंड आपने लिया है, आपके पास है, मेरा ये हमेशा का सुझाव रहता है सेक्टरल फंड या थीमेटिक फंड के बारे में अगर आपको पूछना पड़े तो आपने इसमें निवेश नहीं करना चाहिए। इसका मतलब है डाइवर्सिफाइड फंड पे आप ज्यादा जोर दें। डाइवर्सिफाइड फंड में भी अगर कोई एक सेक्टरल थीम ज्यादा अच्छा काम करेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर हो सकता है, मैन्युफैक्चरिंग हो सकता है, तो डाइवर्सिफाइड स्कीम में भी फंड मैनेजर वो सेक्टर का ज्यादा निवेश उन शेयर्स में कर सकते हैं। तो और रही बात, ये आप स्कीम्स को कंसोलिडेट कर दीजिए। कंसोलिडेशन की सलाह मैंने स्कीम्स की दे चुका हूं, लेकिन यहां तक इसको अगर आप फॉलो करेंगे और एनुअल रीबैलेंस करेंगे तो आप अपने रिटायरमेंट के लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। ऑलराइट, तो मेरे ख्याल से काफ़ी विस्तार से अमोल ने आपके तमाम सवालों के जवाब तो दे दिए हैं और आपको स्टेप अप करने की भी ज़रूरत है। ओवरऑल अपने पोर्टफोलियो में आपको जो बदलाव लाने हैं उस पर आपको फोकस भी करना चाहिए। विकास, और कोई सवाल पूछना चाहते हैं? सर मुझे इसमें से कौन कौन से फंड इसमें से हटाने होंगे? हटाने का तो चयन मैं बता सकता हूं कि अगर आप मिड कैप में है तो आप मोतीलाल ओसवाल मिड कैप से कंटिन्यू करें। अगर आपको कोई दूसरी स्कीम मिड कैप की ऐड करनी है, जबकि मैं 3 से 4 स्कीम से ज्यादा की सलाह नहीं देता हूं, लेकिन कोटक इमर्जिंग, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप एक आपकी ऐसी स्कीम है, फ्लेक्सी कैप नाम के अनुसार ही आपको इसमें लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप इन तीनों का एक्सपोजर मिलेगा और इसमें से आपको एक तरह का इंटरनेशनल एक्सपोजर भी मिलता है। तो ये 3 स्कीम्स में आप कंटिन्यू करें और स्मॉल कैप में मेरी सलाह रहेगी निपॉन इंडिया स्मॉल कैप में निवेश बनाए रखें। ये 4 स्कीम्स आपको अपने लक्ष्य तक, जो आपका लॉन्ग टर्म लक्ष्य है लगभग 20 साल का, 15 या 20 साल का, ये 4 स्कीम्स आप एनुअल रिव्यू करेंगे और इसमें से जैसा कि कविता ने कहा कि आप टॉपअप भी करते रहेंगे, तो ये आपके लिए काफी अच्छा पोर्टफोलियो, इसका रिजल्ट और रिटर्न आपको आना चाहिए। ऑल द बेस्ट विकास। ध्यानेश्वर मेरे साथ फ़ोन लाइन पर हैं। ध्यानेश्वर नमस्कार। आपका जो फंड मैं देख सकती हूँ उसमें एसबीआई का स्मॉल कैप है आपके पास, टाटा का भी स्मॉल कैप है और आपके पास ईडलवाइस स्मॉल कैप है, मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप है, आदित्य बिरला सन लाइफ आपने रखा है और इसका आपने पीएसयू इक्विटी फंड रखा है, एचडीएफसी का आपने मल्टी कैप रखा है, फ्लेक्सी कैप रखा है आईसीआईसीआई का, टाटा का बिजनेस साइकिल रखा है, ये आपने शायद मिरर का रखा हुआ है दूसरा लार्ज एंड मिड कैप, और साथ ही मोतीलाल ओसवाल का भी लार्ज एंड मिड कैप, एसबीआई कॉन्ट्रा भी रखा हुआ है। ओके, सो बहुत सारी रेपिटेशन है सर आपके फंड्स में। एक तो 11 फंड्स है, 12,000 की आप एसआईपी कर रहे हैं, लगभग हर फंड में आपने 1-1 हज़ार की एसआईपी कर रखी है और 7 करोड़ आपको चाहिए 28 साल में। क्या यही है कि इसमें कुछ आपको ऐड करना है? आप अपने निवेश को बढ़ाने का भी मन रखते हैं, राइट? हाँ मैडम, मुझे स्टॉप क्यों करना है। हाँ ठीक है सर, मुझे तो ये बताइए कि जो फंड्स आपने अपने पोर्टफोलियो में डाले हैं या आपने खुद रिसर्च की है, आपने खुद अपने मन से डाले हैं या कोई ख़ास वजह है? नहीं सर, नहीं मैडम, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने थोड़ा रिसर्च किया है, मतलब थोड़े अच्छे लगे मुझे, इसलिए मैंने वो लिए है, लेकिन मुझे उसमें रिव्यू करना था पोर्टफोलियो। ठीक है, तो नहीं वो रिव्यू हम आप करवा देंगे। तो कोई आर्थिक सलाहकार नहीं है ना आपके पास? नहीं 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 मैडम। है। देखिए बहुत ज़्यादा फंड्स हैं ये, और ये सब डायरेक्ट स्कीम्स हैं आपकी? हाँ डायरेक्ट है मैडम, सब डायरेक्ट, सब डायरेक्ट सभी डायरेक्ट है। हाँ ऑलराइट, ठीक है। अमोल, पहला सवाल तो यही पूछना चाहती हूँ, क्या इतने फंड्स की ज़रूरत है? कविता, ये बिल्कुल सही सवाल है और ज्ञानेश्वर जी, इस सवाल का जवाब हम काफी बार दे चुके हैं, फिर से एक बार दोहराने में कोई कठिनाई नहीं है। म्यूचुअल फंड स्कीम अपने आप में एक वेल डाइवर्सिफाइड इंस्ट्रूमेंट होता है। डाइवर्सिफाइड का मतलब वो डिपेंडिंग ऑन स्कीम कैटेगरी वो अक्रॉस मार्केट कैप इन्वेस्ट करने वाले भी स्कीम्स होती है। और नॉट जस्ट दैट, ऐसा नहीं कि 1 या 2 या 5 शेयर्स में म्यूचुअल फंड स्कीम्स इन्वेस्ट कर सकती है। म्यूचुअल फंड स्कीम ज्यादातर देखा गया है 30 शेयर, 50 शेयर से लेके 90 या 100 से ज्यादा भी शेयर्स में निवेश करती है। तो एक स्कीम में आपको वैसे भी 50-70 स्टॉक्स में आपका निवेश हो रहा है, तो डाइवर्सिफिकेशन आपका उधर ही हो रहा है।
₹12,000 SIP चलाने के लिए 11 स्कीम्स की बिल्कुल आवश्यकता नहीं। थोड़ा एक लाइटर सेंस में मैं आपको ये भी बोलना चाहूंगा ज्ञानेश्वर जी, अगर मैं आपको ये लिस्ट सामने से हटा के अगर आपको बोल दूं कि आप अपनी सारी 11 या 12 स्कीम बताएं, तो शायद आप मुझे नहीं बता पाएंगे। तो अगर हमारे पास हमें खुद ही नहीं पता कि कौन सी स्कीम मैंने लेके रखी है, तो मुझे नहीं लगता कि आप उसको ज्यादा अच्छे तरीके से कंट्रोल या रिव्यू कर पाएंगे। तो आप 11-12 स्कीम्स लेके ना चले, सबसे पहली बात। दूसरी बात, आपको म्यूचुअल फंड में ऐसा लगता है या फाइनेंशियल प्लानिंग में आपकी थोड़ी तकनीकी जानकारी भी है, बिकॉज आपने 10% पर एनम के एसआईपी स्टेपअप की भी बात की है, जो आपको लक्ष्य 7 करोड़ का बहुत ही बड़ा लक्ष्य जो आपको पहुंचना है। तो उस लक्ष्य की बात करते हैं। आज आपका ₹12,000 का एसआईपी विथ 10% एसआईपी एनुअल टॉपअप अगर आप 28 साल चलाते हैं, तो लगभग आप 7-7.25 करोड़ की राशि तक पहुंच सकते हैं। इसका मतलब ये कैलकुलेशन जो भी आपने किया है वो काफी सही किया है। स्कीम्स की बात फिर से एक बार करेंगे। ये स्कीम्स आपने कहा मैंने रिसर्च किया है और मुझे पसंद आए, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये आपकी पसंद जो है वो पास्ट परफॉर्मेंस देख के ही आपने चूज किया हो? अगर ऐसी बात है तो आप ये शो फिर से कोई ये शो में भी पहले कहा जा चुका है, और म्यूचुअल फंड की हर एडवर्टीजमेंट बताती है कि म्यूचुअल फंड में पास्ट परफॉर्मेंस या फ्यूचर परफॉर्मेंस या फ्यूचर रिटर्न्स की गारंटी नहीं है। कई बार ऐसा होता है, काफी अच्छे रिटर्न्स आते हैं 60, 80, 100% 1 या 2 साल में, और उसके बाद 1-2 साल में वो थीम है या वो कॉन्सेप्ट है या एक स्मॉल कैप मिड कैप का सेगमेंट है, वो काफी देर तक के लिए थोड़ा रिटर्न्स उसके दबे हुए थोड़े कम रहते हैं। तो इस हिसाब से आप सिर्फ पास रिटर्न्स देख के पोर्टफोलियो चूज ना करें। और इसमें से 12 स्कीम्स में से अगर रखने की बात आती है, तो आप इसमें से कौन सी स्कीम रखना चाहेंगे? ये मेरे हिसाब से आप एचडीएफसी मल्टी कैप में बने रहे, आप मोतीलाल ओसवाल मिड कैप में बने रहे, और आप एसबीआई स्मॉल कैप में बने रहे। एसआईपी टॉपअप भी इसी स्कीम्स में आपको करना है। ये 1-1 हजार रुपए के एसआईपी बंद करके भी ये 3 या 4 स्कीम में आपको कंसोलिडेट करना है। आपके पास पीएसयू या और भी कोई थीमेटिक स्कीम है, उसमें से भी आपको निकल जाना है। एक आपको वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो अक्रॉस द मार्केट कैप ये 3 या 4 स्कीम से ही मिल सकता है। एनुअल रीबैलेंस करना या एनुअल इसका रिव्यू करना ना भूलें। चलिए, ऑल द बेस्ट दानेश्वर जी। अगला सवाल यूट्यूब के ज़रिए मैं यहाँ पर लेना चाहती हूँ सरोज कुमार का, और इन्होंने भी 9 स्कीम्स ले रखी हैं और 27,000 की एसआईपी चल रही है, और पोर्टफोलियो में इनके पास हैं 4 स्मॉल कैप, और 34 साल की इनकी उम्र है, 15 साल का टाइम होराइजन है। जो फंड्स है पोर्टफोलियो में, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप, एक्सिस का स्मॉल कैप, एसबीआई का स्मॉल कैप, अरापा का फ्लेक्सी कैप है, और एचडीएफसी का मिड कैप है इनके पास। यहाँ पर आईसीआईसीआई का लार्ज एंड मिड कैप भी है, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप, क्वांट स्मॉल कैप एंड एसबीआई लॉन्ग टर्म इक्विटी भी है। तो ये कुल मिला के इनके पोर्टफोलियो में फंड्स हैं। लंबी अवधि का ये समय लगा कर बैठे हैं, जो कि अपने आप में अच्छी बात है। एक वैल्यू डिस्कवरी भी है इनके पास आईसीआईसीआई का, और पूछ रहे हैं कि स्विच करना ठीक होगा कि नहीं ठीक होगा, और इनको मेरे ख्याल से वो फंड डालना है अपने पोर्टफोलियो में, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग अमोल। तो लार्ज कैप से आईसीआईसीआई के लार्ज कैप से वैल्यू डिस्कवरी फंड में इनको चले जाना है। ठीक है, उस पर मैं बाद में आऊँगी, वो शायद आपके जवाब का दूसरा हिस्सा हो सकता है। लेकिन फ़िलहाल जो इन्होंने भर भर के स्मॉल कैप डाले हुए हैं, बहुत सारे हैं, इतने डालने की कितनी ज़रूरत होगी? और ये अच्छा, पहले तो मुझे आप बताइए कि देखिए इनके पास एक्सिस स्मॉल कैप, एसबीआई स्मॉल कैप, निपॉन स्मॉल कैप, कॉन स्मॉल कैप, ठीक है। स्मॉल कैप कैटेगरी में वैसे तो सभी ही फंड अच्छा कर रहे हैं, लेकिन ये जो है ये बेस्ट परफॉर्मेंस है, निपॉन, एसबीआई और क्वांट की अगर हम बात करें। इनके पोर्टफोलियो में कितना अंतर होगा? क्योंकि स्मॉल कैप का यूनिवर्स तो ज़्यादा होता है, और इसीलिए हम कहते हैं कि शायद आपके पास अल्फ़ा कमाने का समय भी होता है, ज़्यादा मौके भी होते हैं, फंड मैनेजर की सूझबूझ के चलते जो है आपको ज़्यादा मौके मिल जाते हैं। इन सभी स्मॉल कैप फंड्स की जिन्होंने पोर्टफोलियो में डाल रखे हैं, टॉप परफॉर्मर्स हैं, और इनमें इनकी रणनीति अलग कैसे होगी, ज़रा ये बता दीजिए। बाद में वो ज़्यादा है कम है हम उस पर बाद में आते हैं। फंड्स की अलग अलग रणनीति मुझे बताइएगा। फंड मैनेजर का जो आकलन है स्टॉक पिकिंग को लेकर, वो कितना अलग है एक दूसरे से? जी ये बिल्कुल बहुत ही काफी इम्पोर्टेंट दायरे में हम अभी बात करेंगे। अगर 4 स्मॉल कैप आपके पास है, किसी एक बिना पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड स्कीम्स का नाम ना लेते हुए हम एक फंड मैनेजर स्टाइल या फंड हाउस का एक जैसे कि फंड मैनेजमेंट फिलोसॉफी जिसे कहा जाता है फाइनेंशियल प्लानिंग में, उन म्यूचुअल फंड्स में उन चीजों की हम बात करेंगे।
एक म्यूचुअल फंड हाउस आपको, और हम सब जानते हैं कि ये ग्रोथ ओरिएंटेड या क्वालिटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड माना गया है। और जैसे ही ब्रॉड बेस्ड रैली आपने 2018 से 2020 में ये फंड हाउस काफी चला था, सारी स्कीम्स इसकी ईएलएसएस से लेके भरपूर अच्छा उन्होंने रिटर्न दिया था। लेकिन 2020 के बाद में जो एक ब्रॉड बेस्ड रैली चली और वैल्यू थीम वापस आई, तो ग्रोथ स्कीम पीछे रह गई। ये एक स्ट्रेटेजी इनकी है। दूसरी स्कीम है जो इंडिया की आज की तारीख में सबसे बड़ी स्मॉल कैप स्कीम है, लगभग 40 से 45 हजार करोड़ का इसका एसेट अंडर मैनेजमेंट है। इस स्कीम जब ये 20-25 हजार का दायरा इन्होंने क्रॉस किया था तो उनके पास 120 स्टॉक थे, और आज मेरे ख्याल से 150-200 के आसपास इनके पास स्टॉक्स है। तो लगभग जो लोवेस्ट एलोकेशन होगा वो 0.5% या 1/4% होता है। लेकिन कुछ अच्छी बातें हैं, क्योंकि इन्होंने लगभग 8 से 12 रिसर्च एनालिस्ट है इतने सारे 200 स्टॉक 150 स्टॉक के लिए। तो कोई मतलब इसमें सारी चीजें, फंड मैनेजमेंट फिलोसफी, ग्रोथ ओरिएंटेड अप्रोच, वैल्यू ओरिएंटेड अप्रोच, एक मोमेंटम अप्रोच की भी इन्होंने एक म्यूचुअल फंड हाउस में जो काफी मोमेंटम और चर्निंग में ज्यादा विश्वास रखते हैं। तो ये इतनी सारी चीजें हैं। लेकिन अगर आप 4 स्मॉल कैप ऐड करेंगे, कविता, जैसे कि आपने सही कहा, स्मॉल कैप का यूनिवर्स बड़ा होता है। मतलब अगर आप लार्ज कैप देखते हैं तो निफ्टी में 50, और वैसे लार्ज कैप टॉप 100 कंपनीज को माना जाता है। लेकिन स्मॉल कैप में 250 कंपनी है। अगर आपको मेरे हिसाब से लगभग इसमें आपको सारी 200 के ऊपर कंपनी चारों में एक्सपोजर लेने के बाद मिल गई होगी। अगर ऐसा ही है तो शायद आप स्मॉल कैप 250 जो इंडेक्स फंड होता है उसमें निवेश करके भी आपका ये फाइनेंशियल गोल इस स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करने का हासिल हो सकता है। लेकिन चूंकि आपका इसमें एक भी इंडेक्स फंड नहीं है, तो आप एक्टिव मैनेजमेंट पे ज्यादा भरोसा करते हैं, और एक्टिव मैनेजमेंट में ज्यादा भरोसा करते हैं तो आपको फिर 4-4, 5-5, 6-6 स्कीम एक ही कैटेगरी की नहीं लेनी चाहिए। उसमें से आप यू कैन स्टिक टू वन ओनली, एंड दैट वन कैन बी निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड। तो ये हुआ पहला हिस्सा आपके प्रश्न का। दूसरा, ये बड़े ही संजोग की बात है, कोइंसिडेंस। मैंने पहले सवाल के जवाब में किसी को कहा था कि अगर आपके पास 12 स्कीम है तो शायद आप अपनी सारी स्कीम भी एक साथ बता ना पाए। तो सरोज जी ने जो हमें लिस्ट भेजी है, उन्होंने कहा है कि आईसीआईसीआई प्रू लार्ज कैप। मेरे हिसाब से आईसीआईसीआई प्रू लार्ज कैप नाम की स्कीम नहीं है। आईसीआईसीआई प्रू का लार्ज कैप फंड जो है ब्लू चिप कहलाता है। सरोज जी, शायद आपके पास आईसीआईसीआई प्रू का लार्ज और मिड कैप फंड हो सकता है। तो मेरे ख्याल से 12 स्कीम रखने का, 9 स्कीम, 10 स्कीम रखने का ये भी अंतर पड़ता है शायद, कि आप अपनी स्कीम्स की तरफ ठीक से ध्यान नहीं दे पाते हैं। ये दूसरा हिस्सा है मेरे उत्तर का। और तीसरा हिस्सा, अगर आपका 27,000 का एसआईपी भी है तो ये 9-10 स्कीम से आपको हटके आपको कंसोलिडेट करना है 3 स्कीम्स में। मेरे 3 स्कीम्स और अमाउंट के सुझाव ये है कि आप पराग पारिक फ्लेक्सी कैप में अपना 27 में से 10,000 रुपए की मात्रा आप पराग पारिक फ्लेक्सी कैप में रख सकते हैं। 7,000 रुपए आपका मोतीलाल ओसवाल मिड कैप में जाएगा, 7,000 रुपए आपका निप्पॉन स्मॉल कैप में जाएगा। ये 24,000 हुआ। आपने इसमें एक ही ईएलएसएस फंड मेंशन किया है, वो लगभग 3,000 रुपीज का है। शायद आपकी एटीसी टैक्स सेविंग में आपको उसकी जरूरत है, तो उसके लिए ईएलएसएस का चौथी स्कीम मैंने मात्र इसमें रिटेन की है, 3,000 रुपीज एसबीआई ईएलएसएस। इस हिसाब से आप अपने पोर्टफोलियो को थोड़ा शार्पर फोकस कर सकते हैं, और आपको इसमें अक्रॉस द मार्केट कैप एक्सपोजर भी इन 3 या 4 स्कीम से आपको मिल रहा है। ऑलराइट, और वैल्यू डिस्कवरी जैसे फंड को क्या जोड़ना चाहिए पोर्टफोलियो में इस वक्त? देखिए, वैल्यू डिस्कवरी एक बहुत ही अच्छी म्यूचुअल फंड स्कीम है। 20-25 साल का, उस 20 साल का से भी ज्यादा उसका ट्रैक रिकॉर्ड है, और अक्रॉस मार्केट साइकिल इसने काम किया है। अगर आप 5 साल 10 साल का अगर आपका होराइजन है, लेकिन जैसा कि मैंने अभी कहा, ये एक पर्टिकुलर थीम को प्ले करता है, ये वैल्यू स्टॉक्स में प्ले करता है। वैल्यू स्टॉक्स की कई सारे डेफिनेशन है। ऐसा मैथमेटिकल 2+2=4 का कोई डेफिनेशन नहीं, लेकिन ज्यादातर जो कंपनी के स्टॉक्स बीटन डाउन प्राइस में हो सकते हैं, या उनकी इंट्रिंसिक वैल्यू, मार्केट उनकी वैल्यू फेयर वैल्यू 100 है, लेकिन मार्केट किसी भी कारण की वजह से, कोई टेम्पररी शॉर्ट टर्म हेडविंड्स है, कोई सेक्टोरल हेडविंड्स है, उसकी वजह से मार्केट उनको अपनी फेयर वैल्यू पे ट्रेड नहीं करता है, उससे कम प्राइस पे उनका शेयर ट्रेड हो रहा है। तो एक हिसाब से आप एक वैल्यू थीम इन्वेस्ट करना, वैल्यू थीम ग्लोबली काफी अच्छा माना जाता है, लेकिन आपको उसमें काफी पेशेंट होना पड़ेगा वैल्यू प्ले आउट करने में, या मार्केट को किसी भी स्टॉक शेयर या वैल्यू शेयर्स को वापस फोकस में उनकी वैल्यू ठीक से समझने के लिए ऐसा चुटकी बजाते वक्त होने वाला ये काम नहीं है। तो अगर आप ट्रूली लंबी अवधि है
तो आप वैल्यू स्कीम में जा सकते हैं। लेकिन फिर भी वैल्यू में अगर कोई ऐसा नहीं है कि एक डाइवर्सिफाइड स्कीम फ्लेक्सी कैप नेचर, तो वो वैल्यू ओरिएंटेड स्टॉक्स, कोई वैल्यू स्टॉक है, बीटन डाउन स्टॉक है, तो उसको ले नहीं सकती, ऐसा नहीं है। तो ज्यादा से ज्यादा जितना हो सके आप डाइवर्सिफाइड स्कीम में ही स्टिक करें। थीमेटिक भले ही वैल्यू थीम क्यों ना हो, उसमें उसका चयन ना करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। मनीष शेट्टी, हमारे दर्शक काफ़ी समय से फ़ोन लाइन पर इंतज़ार कर रहे हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका। आपने अपना सवाल हमें भेजा, धन्यवाद। और यहाँ पर आपको अपनी बेटी के भविष्य के लिए निवेश करना है और आपने अपने पिता के लिए भी कोई निवेश कर रखा है पोर्टफोलियो के लिहाज से? हाँ जी, नमस्कार सर। मेरा नाम मनीष सेठी है, दिल्ली से। तो मैंने ऑलरेडी जी, मनीष। 2018 से कुछ निवेश स्टार्ट कर दिया था, अराउंड 6000। ओके। तो मेरा करंट पोर्टफोलियो जो है दैट इज अराउंड 10 लाख। ओके, और अभी का ओके। मेरा जो इन्वेस्टमेंट है SIP में वो 18,500 है, जो डिटेल्स मैंने आपके साथ शेयर करी है। तो मेरा Okay, जो got टारगेट it. है दैट इज अराउंड 2 करोड़ इन 15 साल। ये मेरा पोर्टफोलियो है। और एक मेरा पोर्टफोलियो है मेरी बेटी के लिए, जहाँ पे मैंने 3 SIP स्टार्ट करी है फॉर स्मॉल कैप एंड मिड कैप, जिसका टारगेट है 30 लाख इन 15 साल फॉर स्टडी एंड 50 लाख इन 25 ईयर्स फॉर मैरिज। सो आप मेरा पोर्टफोलियो स्टडी करके बता सकते हैं कि क्या ये स्कीम सही है दोनों पोर्टफोलियोज के लिए, और आई नीड टू मेक अ चेंज। मनीष, आपने अपने पिता का जो पोर्टफोलियो यहाँ पर शेयर किया है, आपके वो पिताजी मेरा पोर्टफोलियो है, इसमें... वो मेरा पोर्टफोलियो। अच्छा, वो आपका पोर्टफोलियो और आपने बेटी का अलग पोर्टफोलियो बना रखा है। Right. चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और लंबी अवधि का समय है, बड़ी सावधानी से आपने बेटी के लिए मिड कैप स्मॉल कैप स्कीम्स को चुना है। मैं चाहती थी कि थोड़ा सा अग्रेसिव हो गया है, इसमें एक लार्ज कैप भी आना ज़रूरी है। बहरहाल अमोल के पास में जाऊंगी। अमोल, सबसे पहले तो इनकी बेटी के लक्ष्य के बारे में हम बात करते हैं। और 15 से 20 साल और 30 से 50 लाख रुपए इनको चाहिए। मेरे ख्याल से हायर एंड ऑफ द टारगेट ही हम पकड़ते हैं 50-50 लाख का। क्वांट स्मॉल कैप, निपॉन स्मॉल कैप, HDFC का मिड कैप अपॉर्चुनिटी। ठीक है, तो बताइए। ठीक है कविता जी, सबसे पहले इनकी बेटी के पोर्टफोलियो के बारे में बात करते हैं। मनीष, ये जो आपको रकम चाहिए 30 लाख, या कविता जी ने बहुत ही हेल्पफुली आपको सजेस्ट किया है कि थोड़ा आप हायर साइड में पकड़िए 50 लाख, दोनों, एक एजुकेशन गोल के लिए और दूसरा मैरिज के आपके गोल के लिए। गणित ऐसा है कि 7,000 रुपए का SIP अगर आप शुरू करते हैं और सारे सिमिलर एजम्पशंस, मतलब आपका इक्विटी पोर्टफोलियो है, 12% का CAGR अगर आपको मिलता है, तो ये 7,000 रुपए का SIP आपका अगले 25 साल अगले 15 साल में आपको 30 लाख रुपए की राशि जमा करके दे सकता है। उसी तरह अगर आपको ये राशि 30 लाख से एनहांस करके 50 लाख या 60 लाख करनी है, तो आपको ये SIP लगभग 12,000 या 14,000 तक आपको ले जाना पड़ेगा। 12,000 से आपको 15 साल में ये इक्विटी पोर्टफोलियो के द्वारा 50 लाख रुपीस आप जमा कर सकते हैं। आपकी जो स्कीम्स है 15 साल का काफी लंबा अवधि है, तो क्वांट स्मॉल कैप, निपॉन स्मॉल कैप, HDFC मिड कैप, ये तीनों भी स्कीम्स अच्छी है। मेरी सलाह है इन तीनों में भी आप कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन स्मॉल कैप में भी ओवरलैप क्यों रखना है? दोनों में से एक स्कीम का आप चयन करें, और अगर आप वो दोनों में से मेरी सलाह चाहते हैं तो आप उसमें से निपॉन स्मॉल कैप में कंटिन्यू कर सकते हैं। ये तो हुई बात एजुकेशन रिलेटेड पोर्टफोलियो की। मैरिज रिलेटेड पोर्टफोलियो है वो आपको 25 साल के लिए है, और खास करके देखिए, पहले आपको 50 लाख रुपए जमा करने के लिए 12 या 14,000 रुपए का SIP लगता था, क्योंकि अवधि आपकी 15 साल थी। जो भी सारे दर्शक सुन रहे हैं इसको, 25 साल के लिए आपको मात्र 3,000 रुपए का SIP जो है वो आपको, अगर आप 25 साल निवेश करें और 12% का CAGR आपको उसमें से मिलता है, तो आप 3,000 रुपए की SIP से ही केवल आप 50 लाख रुपीस का लक्ष्य हासिल कर सकते हैं। इसके लिए मेरे ख्याल से आपको सेम स्कीम, अगर मेरे हिसाब से ये डेटा हमारे पास नहीं है, लेकिन आपका जो पहला पोर्टफोलियो है उसमें से आप कोटक इमर्जिंग और HDFC फ्लेक्सी कैप, ये 2 स्कीम है। इन दोनों के जरिए भी, फ्लेक्सी कैप स्कीम के जरिए आपको लार्ज, मिड और स्मॉल अक्रॉस तीनों एसेट, तीनों मार्केट कैप जो सेगमेंट्स है, इसमें आपको एक्सपोजर मिलेगा। तो ये 3,000 का ही SIP है। कोई भी एक या 2 स्कीम्स, कोटक इमर्जिंग, HDFC फ्लेक्सी कैप, अगर एक ही है तो HDFC फ्लेक्सी कैप का भी आप एक SIP चला सकते हैं। आपने ये भी कहा है कि आपके पास अभी इन्वेस्ट करने के लिए 2 लाख रुपए लमसम है। चूंकि आपका सारा पोर्टफोलियो इक्विटी हैवी, प्योर इक्विटी, 100% इक्विटी है, तो मैं चाहूंगा ये लमसम है, और चूंकि मार्केट के करंट वैल्यूएशन को भी ध्यान में रखते हुए, मार्केट अभी चीप जोन में नहीं है, एवरेज जोन में भी नहीं है, मार्केट अभी एवरेज प्लस या प्रीमियम वैल्यूएशन जोन में है। तो ये 2 लाख रुपए आप HDFC बैलेंस एडवांटेज फंड और ICICI अप्रूव मल्टी एसेट फंड, इन दोनों में समान राशि 1 लाख रुपए प्रति स्कीम आप इसको इन्वेस्ट कर सकते हैं।
राइट, चलिए मेरे ख्याल से विस्तार से आपको तमाम सवालों के जवाब तो दे दिए हैं और उसके मुताबिक बदलाव करें और निवेश को बढ़ाने की भी आपको कोशिश करनी होगी। मनीष, धन्यवाद अपना सवाल पूछने के लिए। और इसी के साथ अमोल, आपका भी धन्यवाद, समय निकाला और दर्शकों का मार्गदर्शन किया अपनी सलाह के जरिए आज शो पर। इसी के साथ हम रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए और ब्रेक के उस पार हम बात करने वाले हैं गोल्ड लोन के बारे में। अगर आप भी कीमतों को देखते हुए अगर गोल्ड लोन लेने के बारे में सोच रहे हैं तो सही तरीका क्या होगा, एनबीएफसी से लें या किसी बैंक से लें। जिस तरह से रेगुलेटर की नकेल कसती जा रही है एनबीएफसी इस पर गोल्ड लोन लेने को लेकर, अब आपको किस तरह से कदम उठाने चाहिए, इस पर विस्तार से बातचीत होगी ब्रेक के बाद।